नमस्कार भाइयों। आज का हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। कहने का उद्देश्य यह है, ठीक है, कि महात्मा गांधी जो भारतीय राजनीति में अपना उन्होंने जो है योगदान दिया है, वो किस विचारधारा के समर्थक थे, कैसा वो कार्य कर रहे थे, हम ऐसे इस प्रश्न में पूरा का पूरा सार देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, महात्मा गांधी 1917 में भारत में आए थे। इसके पहले उनके पास एक्सपीरियंस था अफ्रीका का। तो जब 1917 में भारत में आए और उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व किया अंग्रेजों के सामने, तो उन्होंने सबसे पहले अहिंसा का मार्ग चुना। अहिंसा का मतलब हिंसा से हम कोई चीज नहीं प्राप्त करेंगे। सत्याग्रह का माध्यम चुना। ठीक है, तो इनके ये विचार कैसे और किस हिसाब से इस प्रश्न में दिखाए गए हम उसको देखेंगे। ठीक है, तर्कपूर्ण व्याख्या के साथ देखेंगे। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का राजनैतिक दृष्टिकोण अत्यंत संतुलित, नैतिक और व्यवहारिक था। ठीक है, बहुत संतुलन में चलते थे वो। ना तो बहुत ज्यादा ये धार्मिक रूप से आगे बढ़ रहे थे, ना बहुत ज्यादा ये साम्यवादी विचारधारा से आगे बढ़ रहे थे। साम्यवाद का मतलब क्या होता है? साम्यवाद का मतलब ये होता है कि समाजवाद, पहले आप जानिए, समाजवाद का मतलब ये होता है कि जो संसाधन है इस पर इसका समस्त जो मालिक होगा वो कौन होगा? गवर्नमेंट होगा, सरकार होगी, जनता होगी। ठीक है, जनता ही सरकार है। तो ये इसके भी समर्थक नहीं थे, और संसाधनों का मालिक पूंजीपति हो, इसके भी ये समर्थक नहीं थे। तो देखते हैं इसमें क्या है, आगे बढ़ेंगे हम। उन्होंने ना तो उग्रता को और ना ही निष्क्रियता को अपनाया। वो बहुत ज्यादा उग्र भी नहीं थे और बहुत ज्यादा निष्क्रिय भी नहीं थे, बल्कि दोनों का मध्यम मार्गी विचार पर संचालित था। तो ये हो गया आपका इंट्रो। इंट्रो में आपको इतना ही लिखना है, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे गांधी का मध्यम मार्गी दृष्टिकोण। अब आप इसको इसमें ग्राफ में भी लिख सकते हैं कि गांधी का मध्यम मार्गी दृष्टिकोण। उसके बाद ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं, बाद में निष्कर्ष लिख दीजिए। तो आपका वो 150 उसमें हो जाएगा। अब आप 200 में लिखना चाहते हैं अंकों शब्दों में, तो आप इसमें इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखते, जैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप डॉट डॉट करके लिखते हुए चलिए, आप कोई मार्क कर दीजिए, 1 2 3 4 करके लिखते हुए चले जाइए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गांधी ना तो क्रांतिकारी हिंसा के पक्षधर थे। ये बात तर्कपूर्ण भी है। कारण यह है कि क्रांतिकारी हिंसा आपको चौरी चौरा वाला घटना देखने को मिला होगा। गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति असहयोग की विचारधारा को प्रेषित किया था, लेकिन जब चौरी चौरा हिंसा हुआ तो उन्होंने तुरंत उसको बंद कर दिया। तो इससे यह पुष्टि होती कि गांधी जी ना तो क्रांतिकारी हिंसा के पक्षधर थे और ना ही ब्रिटिश शासन के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण उन्होंने किया हुआ था। क्योंकि अगर ब्रिटिश शासन के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करते वो, तो बार बार वो जो है वो आंदोलन नहीं करते। इसलिए आत्मसमर्पण तो नहीं था, क्योंकि आदमी एक बार अगर किसी ने पटकनी दी, अगर वो हार जाता है उसको हारा माना जाता है। लेकिन बार बार करके अगर उठ के आ रहा है, इसका मतलब हारा नहीं है, वो रिटेलिएट करेगा, फिर उत्तर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब आत्मसमर्पण भी उन्होंने नहीं किया था और क्रांतिकारी हिंसा के पक्षधर भी नहीं थे। अगर ऐसा होता तो भगत सिंह का वो प्रतिनिधित्व तो कहीं ना कहीं करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि क्रांतिकारी हिंसा के पक्षधर नहीं थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन उनकी संस्था थी भगत सिंह की। उन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन के माध्यम से जन आंदोलन की दिशा दी। ठीक है, जन आंदोलन को किस दिशा में दिया गया था? असहयोग, सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से। हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह का क्या मतलब होता है? भूख हड़ताल करेंगे और उसके बाद अपना सही ढंग से जो है अंग्रेजों के पक्ष में जाकर के अपना बात कहेंगे। अहिंसा और हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, यह नीति एक और जन आंदोलन के विपक्ष में था। एक और जन आंदोलन का मतलब क्रांतिकारी जन आंदोलन। यहाँ पर क्रांतिकारी लिखना हम शब्द भूल गए थे, तो क्रांतिकारी जन आंदोलन के विपक्ष में था, पर नैतिक जन आंदोलन के पक्ष में था। ठीक है, तो यह नीति एक और क्रांतिकारी जन आंदोलन के विपक्ष में था, पर नैतिक जन आंदोलन के पक्ष में था। ठीक, एक और नैतिकता पर आधारित थी, दूसरी ओर राजनीतिक यथार्थवाद पर आधारित थी। ठीक है, राजनीतिक यथार्थवाद का मतलब क्या होता है? राजनीति में साम दाम दंड भेद सभी चीज चलते हैं। तो एक और जो है नैतिक विचार भी था इसमें, तो दूसरी राजनीतिक यथार्थवादिता होती कि आप अहिंसा मत करिए। राजनीति में राजनीति का सही उद्देश्य होता है कि लोक कल्याण की विचारधारा के अनुसार ही राजनीति की जाती है, और इसी को राजनीतिक यथार्थवाद कहते हैं। ठीक है, जिसमें लोगों का जो है हित हो। तो बापू ने कहीं ना कहीं भाई नैतिकता की विचारधारा और सत्याग्रह की विचारधारा से राजनीतिक यथार्थवाद की विचारधारा को भी अचीव कर लिया था। ठीक है, उन्होंने राम राज्य की अवधारणा पर आधारित न होकर
उन्होंने राम राज्य की अवधारणा धार्मिक ना होकर, उनकी जो राम राज्य की अवधारणा थी ये धार्मिक नहीं थी। हमारे राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो मर्यादाओं में रह करके चलते थे। तो बापू ने कहीं ना कहीं उनकी मर्यादाओं का पालन किया था। राम राज्य का ये मतलब नहीं कि आप धार्मिक विचारधारा से रह करके एक हम द्वितीय नास्तिक की विचारधारा को लेकर के चलेंगे। राम राज्य का मतलब ये होता है कि जनता में समता का विकास हो, सभी लोग समान हो, सभी को लेकर के साथ चलें, इसी को राम राज्य की अवधारणा कहा जाता है। तो बापू की विचारधारा कहीं ना कहीं राम राज्य की अवधारणा को भी साथ लेकर चलते थे। आपको पता होगा कि उन्होंने जब मुसलमानों का एक असहयोग था, तो क्या नाम बोला जाता है, अली बंधु ने इसको जो है किया था, जब वहाँ खलीफा हटाए गए थे मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में, अंग्रेजों ने खलीफा पद समाप्त किया था, ठीक है। तो बापू ने कहीं ना कहीं उनका साथ दिया था। तो इसी कारण साथ दिया था कि राम राज्य, जो कि हम राम राज्य की अवधारणा लेकर के चलेंगे, हम दोनों के हितों को समझेंगे, और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को एक करने का उन्होंने प्रयास किया था। नैतिक और लोकतांत्रिक राज्य की कल्पना भी उन्होंने किया हुआ था। वह पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों के अतिरेक को अस्वीकार करते थे। अतिरेक का मतलब क्या होता है कि दोनों में से एक, ठीक है। तो वह तो पूंजीवाद को भी नहीं लेकर के चलते थे और साम्यवाद को ही एब्सोल्यूट लेकर के नहीं चलते थे, दोनों का मिडिल पाथ लेकर के चलते थे। क्यों? पूंजीवाद का क्या मतलब है? संसाधनों में समस्त जो मालिक होगा, कौन होगा? वो कोई एक पर्टिकुलर पूंजीपति होगा। और साम्यवाद का क्या मतलब था कि संसाधनों का मालिक कौन होगी? पूरी तरीके से जनता होगी। तो दोनों नहीं होना चाहिए, मिडिल पाथ होना चाहिए। इसी को गांधीयन जो है इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है, या गांधीयन साम्यवाद समाजवादी विचारधारा कहते हैं, कभी हम इसको पढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने ट्रस्टीशिप सिद्धांत द्वारा श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच सामंजस्य का मार्ग सुझाया था। तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत किसने लाया था? बापू ने लाया था। और उन्होंने क्या किया कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत द्वारा श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच सामंजस्य का मार्ग सुझाया था। 1918 में आपको पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह था, तो उसी में, ठीक है। अतः गांधी जी का मार्ग ना तो चरमपंथी था और ना ही रूढ़िवादी था, मतलब पुरानी विचारधाराओं को भी लेकर के नहीं चलते थे। यदि पुरानी विचारधारा को लेकर के चलते तो हरिजन पत्रिका नहीं निकालते, पूना पैक्ट वो नहीं करते। इसलिए सिद्ध होता है कि वो क्या है, रूढ़िवादी उनकी विचारधारा नहीं थी। मैं आपको तर्क भी दे रहा हूँ, एक सामंजस्य रूप से उनका तर्क दे रहा हूँ, इसे तर्क सहित व्याख्या लिखा है। बल्कि सामाजिक समरसता, नैतिकता और जनहित पर आधारित मध्यम मार्गी राजनीति का आदर्श उदाहरण बापू ने दिया था, जो कि यथार्थ में सही है। बापू को जो लोग बुरे कहते हैं, पहले अपने आप को देखें, क्योंकि उनकी विचारधारा को पा पाना किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेरीज होगी तो आप बताइएगा, ठीक है, हम भी इसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।